हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में किया था, नीट 2023 एंड 24 के क्वेश्चंस को पिकअप किया था और उनके आंसर्स को हमने रिलेट किया था एनसीईआरटी के चैप्टर से। सेम चीज हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट बुलिफॉर्म सेल। यस, सो बुलिफॉर्म सेल बेटा क्या होता है? बुलिफॉर्म सेल अगर आपने पढ़ा हो तो बुलिफॉर्म सेल जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, यस। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनाटॉमी से है, क्लास 11th का क्वेश्चन है ये, और इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। यू हैव टू चूज आउट ऑफ देम। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो पहला ऑप्शन है जो बोलते हैं इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट। सेकंड बोल रहे हैं प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। जो थर्ड है वो बोल रहे हैं इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। या फिर फोर्थ है जो बोलते हैं प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, सो बुलिफॉर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो ये मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, मॉर्फोलॉजी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो मोनोकॉट जो होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वैसे तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर हम उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे मतलब कुछ एक ऐसा बेसिक डिफरेंस देखें जो आप देखते ही बता दो, दैट इज देयर लीव्स। इनके पास क्या होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन होता है। इनके पास क्या होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रासेस में, बनाना में एंड बीट, इस तरह के प्लांट्स में प्लांट्स को हम मोनोकॉट प्लांट्स कंसीडर करते हैं। सो यस, लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एनसीईआरटी हाईलाइट इसको समझने के लिए। तो यस, मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं, और जो बुलिफॉर्म सेल्स ये बहुत बड़े और एकदम खाली कलरलेस सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ग्रासेस के ये जो वीन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो काम होता है वो क्या होता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाते हैं, या फिर जब भी वाटर स्ट्रेस होता है तो ये लीव्स को कर्ल कर देते हैं। ओके, तो जब भी वाटर स्ट्रेस होता है लीव्स को इनवर्टली कर्ल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? जब भी वाटर होता है तो एक्सपोज कर देते हैं, और जैसे ही वाटर स्ट्रेस होने लगता है, मतलब वाटर की जो है कमी होने लगती है, तो ये क्या करते हैं? लीव्स को अंदर कर लेते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो ना हो। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू सेशन है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को रिलेट करेंगे एनसीईआरटी से, और उसको एक्सप्लेन करते हुए हम समझेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे ए में कुछ एक्सप्लेनेशन है और लिस्ट 2 में उनके टर्म्स दिए हुए हैं। सो यू हैव टू टेल कि कौन सा किसके लिए टर्म यूज किया गया है, और फिर यहाँ पे ये आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। सो ए इज सेइंग टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ये जेनेटिक का बेसिक है। अगर ये भी किसी पे नहीं आता है बेटा, क्या कर रहे हो फिर लाइफ में? देखिए बहुत ही इजी है। आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू, बट दिस इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी थिंग। और अगर आप खुद भी एनसीईआरटी खोलोगे तो ये 5th चैप्टर में आपको मिल जाएगा क्लास 12 की। तो जब भी कोई एक जीन होता है, सपोज हाइट का जीन है, लेट्स से हम हाइट को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो उसके दो फॉर्म्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। वन इज फॉर डोमिनेंट एंड अनदर वन इज फॉर ड्वार्फ, राइट? तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी जीन का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा एलील बोलते हैं। ओके, एलील बोलते हैं। तो ए इज फॉर थर्ड। अब आप जरा ऑप्शन में देखिए, अगर आपको इसमें से केवल ए का ही आंसर पता है तो आपका एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, क्योंकि एम का थर्ड केवल इन चारों में से एक ही के पास है। बट बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
यस, सो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस इन रेसेसिव प्लांट, ये आई थिंक हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। जब भी बेटा F1 प्रोजेनी का किसी भी होमोजाइगस रेसेसिव से होता है, लेट्स से हमने स्नैपड्रैगन प्लांट का आई थिंक किया था जितना मुझे याद आ रहा है पिछली वीडियो में, तो उसका अगर हम रेसेसिव से करते हैं तो ये कौन सा क्रॉस होता है? ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। ऑलराइट, दिस इज द टेस्ट क्रॉस। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं सी पे, तो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, तो बेटा बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के संग क्रॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? रेसेसिव के संग होता है, रेसेसिव पेरेंट के संग होता है, बट बैक क्रॉस में किसी के भी संग हो जाता है। नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, देखिए आपने देखा मतलब आपने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हनी बी के प्लॉइडी क्या होती है, ह्यूमंस की क्या प्लॉइडी होती है। तो बेटा प्लॉइडी का बेसिक मतलब क्या होता है? प्लॉइडी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम की, दैट इज व्हाई दिस वन इज सेकेंड। चलिए, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अबाउट ऑक्सिन। तो अब पहुंच जाइए प्लांट फिजियोलॉजी में, क्लास 11 के प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले चैप्टर पे। तो अगेन मैं फिर बोलूंगी सीधा एनसीईआरटी से इन्होंने लाइन उठा के यहाँ पे डाल दी है। मतलब नीट का पेपर इतना ज्यादा इजी आता है। बायोलॉजी पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे। तो बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादातर आई थिंक 95% अराउंड आपका एनसीईआरटी से ही आता है। अभी तक जितना भी मैंने देखा है एनसीईआरटी से ही आया है, और ज्यादा से ज्यादा तो 90% इन्होंने लाइन की लाइन उठा के दे दी है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन हमें पता है कि ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और ये ज्यादातर टिप्स पे प्रेजेंट होता है। इसकी बहुत सारी कहानी है, किसको किसने इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, वो सारे साइंटिस्ट के नेम भी आप याद कर लीजिएगा। ये जनरली टिप्स पे प्रेजेंट होता है। तो अभी इसमें जो लाइन दी गई है, इट इज अबाउट ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. अब भाई ये वीट फ्री लॉन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ये हार्मोन। तो पर कोई भी ऐसा डैमेज सच होता नहीं है ग्रास को। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सेइंग डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट, क्योंकि ये देखिए मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सेकेंड इज सेइंग इट हेल्प सेल डिवीजन इन ग्रास टू प्रोड्यूस ग्रोथ, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नाउ थर्ड इज सिंग प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। फोर्थ इज सिंग प्रमोट एब्सेशन ऑफ मेच्योर लीव्स, मतलब जो मेच्योर लीव्स हो जाती है उनका जो शेड होना, उनका गिरने को प्रमोट करता है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? वीट फ्री लॉन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये वाले जो फैक्टर है एपिकल डोमिनेंस और ये सारी चीजें, अभी आपको थोड़ा सा किस चीज पे फोकस करना है यहाँ से उठ के? वीट फ्री लॉन को बनाने के ऊपर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। अब देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे बात हुई है, डज नॉट, देखिए ऑक्सिन के जो यूज है वो क्या है? एक तो पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व कर मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं टोमेटोज में। दूसरा हर्बिसाइड के लिए भी यूज होते हैं। 2,4-D जो है इसका ये जो सिंथेटिक ऑक्सिन है इसको यूज करते हैं डाइकॉट वीट को मारने के लिए। पर ये मोनोकॉट पे अफेक्ट नहीं करता है। तो बेटा यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वीट फ्री लॉन बनाने की बात हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपका राइट आंसर होगा वो यही होगा कि डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। बाकी सारी चीजें नहीं होंगी इसमें। आप ये तो देखिए ना किस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। माना कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ओके, क्वेश्चन अभी वीट फ्री लॉन बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो ये देखिए एमसीक्यूज में ना ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस होते हैं। अब जिस बच्चे ने ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा कि हाँ ऑक्सिन तो आपको डोमिनेंट में टिक कर दो, बट आप ये भी तो देखो ना वो पूछ क्या रहा है, क्या बात कर रहा है। ओके,
कोई आपसे पूछेगा क्या आप रात में ब्रश करते हो, और आप आंसर करोगे कि हाँ, मैं तो सुबह 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, और आपने वो बात ही नहीं की। दूसरी, जिस बारे में पूछा जा रहा है आप उसका आंसर ही नहीं दे रहे हो। आप सुबह ब्रश करते हो, नहाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, आप ये सारी चीजें बता रहे हो, जो पूछा है वो नहीं बता रहे हो। ओके, तो एमसीक्यूज में ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। एनीवेज, आगे बढ़ते बेटा, प्लीज एक बार आप एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगेन मैच दी फॉलोइंग। तो इसमें भी दो लिस्ट दी हुई हैं, एक में प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरे में उनकी क्वालिटीज दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे रोज, टी, कॉटन, मैंगो दिया हुआ है। लिस्ट टू में क्या दिया हुआ है बेटा? लिस्ट टू में दिया हुआ है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पेरिगाइनस फ्लावर, ड्रूप और मार्जिनल प्रेजेंटेशन। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ड्रूप के नाम से मुझे सीधा मेरे माइंड में जो आया है वो मैंगो आया है। मैंगो का जो फ्रूट है उसको ड्रूप बोला जाता है, राइट? ये भी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से है। दूसरा मेरे माइंड में जो स्ट्राइक किया वो था मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जो कि किस में होता है? टी में होता है, राइट? इसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, सॉरी फॉर द डायग्राम, बट इस तरह से जो टी है, इस तरह से इसका ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। ओके, अब हाँ, ज्यादातर देखिए, मेरा मैं अपना बताती हूँ, मुझे इनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा आप ही के संग नहीं होता बेटा, टीचर्स के संग भी होता है, उनको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, उनको भी अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना पड़ता है। सो ये जो पेरिगाइनस फ्लावर है या जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इसके एग्जाम्पल्स को देखना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वहां पे डायग्राम आए थे सीधे उठ के पेरिगाइनस फ्लावर के, राइट? अगर आपको याद हो तो प्लीज फर्स्ट और सेकंड वीडियो मेरी देखना। तो उसमें प्लम, रोज, पीच हमने पढ़ा था कि पेरिगाइनस फ्लावर के ही वो होते हैं। इनमें जो ओवरी होती है इनकी, वो सेंटर में होती है। और जो कॉटन है वो कैसा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, मतलब जो इसके जो पेटल्स होते हैं वो, उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ट्विस्टेड होता है। देख रहे हो? तो ये सब आपका मॉर्फोलॉजी वाले में से है। दिस इज द पेरिगाइनस। देखिए, पीपीआर हमने लास्ट टाइम किया भी था, ये पूरा डायग्राम आया था आपके नीट 2024 में, और ये भी नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में से उठ के आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। अब भाई आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो अगेन यू हैव फोर ऑप्शन। फर्स्ट इज सेइंग लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड, सेकंड इज सेइंग सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड, थर्ड इज सेइंग लीनियर डबल स्ट्रैंडेड, एंड फोर्थ इज सेइंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। ये भी 2024 का ही है। तो यस, देखिए सबसे पहली बात हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है बेटा वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। ऑलराइट, चलिए, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। और हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और जो ऑर्गेनेल्स के अंदर जो होता है प्रेजेंट वो भी 70S ही होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर बैक विद दिस डायग्राम अगेन। अब यहाँ पे आपको फोर स्टेटमेंट दिए हुए हैं अबाउट दिस डायग्राम, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो भाई आपको इस फिगर के बारे में बताना है, समझ रहे हो? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लेस्टोगेमस फ्लावर शोइंग ऑटोगेमी। बेटा ये करेक्ट है, आई नो दिस वन इज करेक्ट, बट देखिए कंप्लीट ऑटोगेमी नहीं शो होती क्लेस्टोगेमस में। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ना जो एनसीईआरटी में गिवन है। मैं अभी अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ। तो कंप्लीट नहीं होती है। और दूसरी बात, ये क्लेस्टोगेमस फ्लावर का वही नहीं है डायग्राम, और इसमें हमें इस फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन बताना है। नाउ द सेकंड इज सेइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी। तो जो कॉम्पैक्ट, जो बंद वाले जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो पूरी तरह से ऑटोगेमी शो करते नहीं बेटा। मतलब या मतलब उनको या तो अगर हम बात करें इसकी,
उनकी जो पॉलन का जो मैच्योरेशन है और जो स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन है, मतलब उनका जो फीमेल का जो मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट ऑटोगेमी शो करेंगी। इनके भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होते हैं। नाउ थर्ड इज सेइंग विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेम। तो बेटा देखिए ये करेक्ट है। जो भी विंड पॉलिनेटेड होते हैं, लास्ट वीडियो में अगेन मैंने बताया था कि पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसको भी बहुत लोग करवाते हैं। एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, विंड, वाटर, और जो बायोटिक होते हैं इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो विंड, यहाँ पे विंड की बात करें तो बेटा जो हवाओं की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होते हैं, उन प्लांट्स के पास ये क्वालिटी होती है कि इनके पास वेल एक्सपोज स्टेमन होते हैं, आपको दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विद म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो देखिए हाँ उनके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ये बात सही है। बट ये जो डायग्राम है ये विंड पॉलिनेटेड का है, सो दिस वन इज द करेक्ट। चलिए देखिए, ये भी अगेन एनसीईआरटी से डायग्राम उठ के आ गया, ये पूरा आप पढ़िए। यहाँ पे दो तरह के फ्लावर होते हैं ऑटोगेमी में, चेस्मोगेमस एंड क्लेस्ट्रोगेमस। चेस्मोगेमस में एक्सपोज्ड होते हैं एंथर्स, एंड स्टिग्मा और क्लेस्ट्रोगेमस में ओपनिंग ही होते हैं फ्लावर। प्लीज एक बार इनको पढ़ लीजिए। और ये ऑक्जेलिस कॉमनिना एंड वायोला के फ्लावर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वी हैव मैच दी फॉलोइंग। फिर से बेटा दो लिस्ट दी हुई हैं। अब ये आपका आ गया ये कंजर्वेशन वाला चैप्टर, क्लास 12 पे चले जाओ। क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलिए। यस, सो लिस्ट वन इज सेइंग साइंटिस्ट नेम, और लिस्ट टू में उनकी डिस्कवरीज दी हुई है, और फिर आपको उनके बेसिस पे करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। चलिए अगर हम बात करें बेटा रॉबर्ट मे की, तो रॉबर्ट मे ने स्पीशीज के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो ग्लोबली जो स्पीशीज होती है वो इट्स अबाउट 7 मिलियन। वैसे अगर आप आईयूसीएन की बात करेंगे, जिन्होंने अपना डेटा 2004 में दिया था, उन्होंने बोला था इट्स अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 1.5 मिलियन स्पीशीज होती है। बट अगर आप ये नीचे देखेंगे रॉबर्ट में, तो रॉबर्ट मैंने बोला था कि अराउंड 7 बिलियन स्पीशीज होती है। यहाँ पे लास्ट टाइम देखिए। ओके, सो ये बात थी किसने, रॉबर्ट मैंने करी थी। नाउ अगर हम बात करें बेटा अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने, तो इन्होंने क्या किया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। ये वाला देखिए, अभी मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं यहाँ पे चार्ट, तो आई नो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया होगा, बट दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के भी चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने क्या किया था कि जो एक एक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर जो मतलब एक लिमिट के अंदर जो स्पीशीज है वो मतलब विद इन अ रीजन ऑफ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो इन्होंने बोला था एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो भी रिचनेस भी नहीं इंक्रीज होगी। मतलब हाँ उनकी रिचनेस बढ़ेगी अप टू अ लिमिट, बट उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो इसका इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एक बार इसको भी देखिएगा। और फिर यहाँ पे ग्राफ भी था जो कि अभी नहीं आ पाया है, सो सॉरी फॉर दैट। बट प्लीज open your NCERT and concerned with that। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने बेटा स्पीशीज एरिया रिचनेस के बारे में बोला था। नाउ नेक्स्ट वन इज ये पॉल एल एलरिच। तो इन्होंने क्या दिया था, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने बोला था कि अगर हम इन्होंने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया तो बोला था अगर उसमें से कोई एक पार्ट को भी आप निकाल दोगे तो उसका एरोप्लेन का पूरा जो सिस्टम है बेटा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने इकोसिस्टम से इसको रिलेट किया। उन्होंने बोला अगर इकोसिस्टम में आप किसी भी स्पीशीज को निकाल दोगे तो बाकी पे भी अफेक्ट करेगा। सो दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सॉरी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सो यस, एक्सेंट का तो ये होता है कि रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पे एक्सेंट गड़बड़ हो जाता है। तो यस, चलिए एनीवेज आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज डेविड टिलमैन। तो बेटा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग आउटडोर
प्लॉट। तो यहाँ पे ये रहा डेविड टिलमैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, Tillman found that plots with more species shows less year to year variation in total biomass। इन्होंने बोला था कि सालों साल बाद भी उनका जो वेरिएशन है स्पीशीज का, वो उतना वेरिएशन नहीं दिखा रहा था। और इन्होंने बोला था कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। इन्होंने क्या क्या, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला था, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, क्या उनके हाइपोथेसिस थे, क्या डिस्कवरीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आ जाता है क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी से। सो अगेन यहाँ पे बेटा दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है इन C3 प्लांट्स, C3 C4 कैम्प, ये तीन तरह के प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है वो रुबिस्को एंजाइम करता है, और ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है एटमॉस्फेयर में। इसके पास बेटा एक खास बात होती है, इसके पास कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी होता है, ऑक्सीजनेज भी होता है। मतलब एज पर दी एनवायरमेंटल कंडीशन इट कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा एनवायरमेंट में तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो इट विल एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। तो यस, अगर हम बात करें C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स बेटा एक तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो some oxygen binds to rubisco and CO2 fixation is decrease। तो ये आपको लेके चलता है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की तरफ, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया, ये CO2 से भी बाइंड कर जाता है और CO2 फिक्सेशन करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, बट अगर ये बेटा एनवायरमेंट की ऑक्सीजन लेके उससे बाइंड होने लगे तो क्या होगा, हमें CO2 मिलेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम एक वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। तो यस, दिस वन इज करेक्ट। अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा। दिस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बेटा C4 प्लांट्स, अब ये वो प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट्स, इसमें शुगर केन वगैरह आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल में। तो इसमें इन्होंने बोला है मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल शीट सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। बेटा ये गलत है स्टेटमेंट। देखिए C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते क्योंकि उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से उनका जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। और यही रीजन है कि रुबिस्को यहाँ पे एज एन ऑक्सीजनेज, सॉरी ऑक्सीजनेज एक्ट नहीं करता है, वो हमेशा एज अ कार्बोक्सिलेज ही एक्ट करता है। सो इसका हो गया स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स। तो यस, आंसर वन इज द करेक्ट। यहाँ पे ये जरा देख लीजिए, आप इस पैराग्राफ को बेटा पढ़ लेना फोटो रेस्पिरेशन वाले को। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, वेस्ट है प्लांट्स के लिए और बेटा हमारे लिए भी। ये सोचो, एक वैसे ही प्लांट्स काम है और वो भी अगर फोटो रेस्पिरेशन करने लगे तो हम तो गए फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें, TCA साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बेटा अब आपको इसमें से स्टेप आइडेंटिफाई करनी है TCA साइकिल की, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं कर रही है सबस्ट्रेट का। तो अब इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट इज सिंक सक्सिनाइल कोएंजाइम A to सक्सिनिक एसिड, B is सिंक आइसोसिट्रेट to alpha keto glutaric acid, C sync malic acid to oxalic acid, fourth is sync succinic acid to malic acid। ओके, तो हमें हमें पता है, मतलब मैंने तो ऐसे निमोनिक याद करके किया था, सिट्रिक एसिड साइकिल याद, सिक स्कॉस FMO करके। अभी यहाँ पे आपकी जो अपडेटेड NCERT, यहाँ पे कुछ चीजें हटा दी गई हैं। तो सिक स्कॉस मतलब सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है, कीटोग्लूटारिक एसिड सिक स्कॉस फिर बनाता है सक्सिनिक कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो यहाँ पे ये बनाता है बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ये अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और फिर आपका बनता है सक्सिनिक एसिड, फिर बनता है ये क्यूमेरिक एसिड। हम जब पढ़ते थे तो ये सारी चीजें हमने याद की थी।
और फिर मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो ये पूरी आपकी साइकिल होती है। तो बेटा ये जो स्टेप होती है ना सक्सेनाइल कोएंजाइम इसे सक्सेनिक एसिड बनने की, ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, समझ रहे हो। तो अब देखिए अभी मैं टीसीए साइकिल नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ आपको, बट आप एक बार खुद रीड कर ले। एंड आई एम ऑल्सो अबाउट टू रिलीज वीडियो ऑन प्लांट फिजियोलॉजी, थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट यस दिस इज द स्टेप, ठीक है। और आप इस पूरी साइकिल को याद कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपके एटलीस्ट जो नीट एग्जाम है या सीयूईटी है वहां पे सिर्फ आपसे स्टेप्स में ही पूछा जाएगा, या आपके जो भी स्टेट एग्जाम्स है वहां पे स्टेप्स में ही क्वेश्चन आएंगे, कौन क्या रिलीज करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। बट आपके जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं वहां पे डायरेक्टली, जो अगर कोई 11th क्लास का बच्चा देख रहा हो इस वीडियो को, तो आपके डायरेक्ट स्कूल एग्जाम्स में ये साइकिल बनाने को आ सकती है। और एनीवेज अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरी याद भी होनी चाहिए, जैसे कि मुझे याद है, राइट। सो 6 cos FMO करके मैंने याद किया था, इस तरह से याद किया था, आइसोसिट्रेट, ठीक है, 6 cos FM। बेटा सिट्रिक एसिड फिर ये बनाता था आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि अभी यहाँ पे नहीं गिवन है, ठीक है। फिर ये आपका कीटो ग्लूटानिक एसिड, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। दो लिस्ट दी हुई है, एक में ये प्रोसेसेस के साइकिल्स के नाम है, दूसरे में लोकेशन दी हुई है। अब अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मैं तो बोलोगे मैम आपको तो सब इजी लग रहा है, बेटा है ही इजी। अब आप खुद देखो ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठ के आ रही है, फालतू में आप स्ट्रेस लेते हो, नीट एग्जाम ये वो, कुछ बच्चों को तो चक्कर आने लगते हैं एग्जाम से पहले। तो व्हाट इज दिस, राइट। इतनी इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी की सुबह शाम रीडिंग करो और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे भी नीट एग्जाम में अभी कितना टाइम है, अभी आपका चल रहा है मार्च अप्रैल, लेट्स से वन वन 1 मंथ मान के चलो आप हार्डली। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है अभी हमने पढ़ा था बेटा, कहाँ होती है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में ही नीचे लिखा हुआ है, कहाँ होती है बेटा ये, मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस, तो बेटा ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन स्टेप है। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ये होता है स्टेप, और ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो अगर बी का 1 आपने सिलेक्ट कर लिया तो बेटा आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर पूरा पहले ही टिक करके बैठ जाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर आप एलिमिनेशन के बेसिस पे आप करोगे तो ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म, बी का 1 किसी और में नहीं है, फोर्थ पे टिक करो, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, प्रोटॉन ग्रेडिएंट इंटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलिए, तो ये इतना इजी था, यहाँ पे बस आपको लोकेशन बतानी है और कुछ नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट। बेटे स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में से आ गया। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा, दोनों वेराइटीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट दिया हुआ है, इतनी इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटोप्लास्ट, पॉलन, कैलस, सोमेटिक एम्ब्रियो। ये तो होगा नहीं, एम्ब्रियो तो बाद में बनेंगे। कैलस भी नहीं होगा। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, मतलब जो ऐसे रेंडमली होता है, ठीक है। और कॉलिन हमें पता है कॉलिन भी नहीं होगा, ठीक। तो प्रोटोप्लास्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म न्यू सोमेटिक हाइब्रिड। बनाते हैं जब दो उसको फ्यूज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किसका दिया है, हाइब्रिड दिया है टोमेटो और पटेटो का। तो इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को जब फ्यूज करेंगे क्या बनेगा, टोमेटो बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन लिस्ट मैचिंग, बोलोगे मैम आज तो मैचिंग पे मैचिंग करवा रहे हो, बट आई हुई है मैचिंग, राइट। तो लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। अब बेटा ये पूरी लिस्ट ना टेबल में दी हुई है, मतलब एनटीए वाला इतने इतनी इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, ये देखो
ये पूरी टेबल उठ के यहाँ पे आ गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ अब। इतना इजी आ रखा है इन क्वेश्चंस में भी। कोई बेटा गलत करके आ रहा है तो अब मैं क्या ही बोलूं। अगले साल फिर दे देना पढ़ के पेपर। बट दिस इज वेरी इजी, आप खुद देखिए। ग्लूट फोर किसकी बात करें, इनेबल ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ए का फोर, लो हो गया। एक भी आता है तो भी हो जाएगा। इंसुलिन क्या है बेटा, एक हार्मोन है, राइट। ये देखो पूरा टेबल में से आ गया है। अब क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये लो एंजाइम। कोलेजन, कोलेजन क्या है बेटा, ग्राउंड सब्सटेंस है, लो। सीधी टेबल को इन्होंने मैचिंग बना दी, जरा भी मेहनत नहीं की क्वेश्चन को टफ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल में से उठ के आ गया ये वाला, फिर से मैच दी फॉलोइंग। अब इन्होंने यहाँ पे किसकी बात की है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस या एपिफाइलस। अब इन्होंने स्टेमिन्स की बात की है कि स्टेमिन अगर एक बंडल में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनो एडेल्फस बोलते हैं। डाई एडेल्फस मतलब दो बंडल्स में अगर है, पॉली एडेल्फस मतलब बहुत सारे बंडल्स में, एपिफाइलस मतलब अटैच्ड है ये। तो मोनो एडेल्फस जहां तक हमें पता है चाइना रोज में होता है। और अगर आपको पता है ए का फोर, अब यहाँ पे क्या है बेटा, दो ऑप्शन है। चलिए आपको लेके चलते हैं। पॉली एडेल्फस होता है थर्ड, ठीक है। तो लेके चलते हैं आपको, सॉरी, हाँ इस पे, ये रहा मोनो एडेल्फस। देखिए मोनो एडेल्फस आपको हो गया क्या, चाइना रोज। लिली क्या है बेटा, एपीफाइलस है। जब ये अटैच होते हैं किससे, पेरियान से। एपीपेटल्स ब्रिंजल को बोला जाता है, पर यहाँ पे अभी एपीपेटलस नहीं दिया हुआ है, एपीफाइलस दिया हुआ है। तो एपीफाइलस आपने लगा दिया क्या, ये। तो डी का थ्री हो गया, ठीक है। डी का थ्री, ए का फोर। डी का थ्री, ए का फोर। अब यहाँ पे तो दो हैं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पॉलीएडल्फस हमें पता है किसको बोलते हैं, पॉलीएडल्फस सी का वन, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर थ्री। अब ऑब्वियसली बचा हुआ क्या है, डायडेल्फस, तो ये क्या हो गया आपका पी, राइट। डायडेल्फस इज पी। सो दिस इज अगेन वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट पियोफाइसी। बेटा पियोफाइसी क्या है बताइए। पियोफाइसी है एक ब्राउन एल्गी। क्या है बताइए, ब्राउन एल्गी है फेओपाइसी। तो आपको फेओपाइसी के बारे में बताना है ये स्टेटमेंट पढ़ के। अब देखिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, दैट इज ट्रू। देखिए जिनके पास दो फ्लैजिला होते हैं उन जूस्पोर से ये होता है, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओगेम्स मेथड ओनली। अब यहाँ पे इन्होंने ओनली लगा दिया तो ये यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये आइसोगेमस से भी होता है, एनाइसो से भी होते हैं, ओगेमस से भी होते हैं। ओके सो दिस हैज बिकम रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट देखिए, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लैमिनेट। दैट इज करेक्ट। देखिए जो ब्राउन एल्गी है वो मैनिटोल और लैमिनेरिन के फॉर्म में करती है स्टोर अपना फूड। मेजर पिगमेंट, चलो ये भी करेक्ट हो गया, xanthophyll, कैरोटीन, ए एंड सी क्लोरोफिल। अब वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल, ये भी करेक्ट है। कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एंजाइम, दिस इज आल्सो करेक्ट। आंसर वन हो गया आपका, ए सी डी ई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यस ये आपका रेफरेंस है, इसके एग्जांपल्स आप एक बार रिवाइज कर लो। ब्राउन एल्गी के एक्टोकार्पस, इक्चियोटा, लैमिनेरियम, सरगेसम एंड फ्यूकस। आगे बढ़ते हैं। अगेन लिस्ट मैचिंग है, दो लिस्ट दी हुई है, एक में साइंटिस्ट के नाम है, दूसरे में उनकी डिस्कवरी है। अब बेटा ये भी बहुत इजी है। अच्छा ये देखिए, जब आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे अबाउट डीएनए के बारे में, तो डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो आपने मेजल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट याद भी किया होगा, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन वाला। ओके अब अगर हम बात करें लैक ऑपेरॉन की, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो किसने दिया है, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड ने दिया है। ये लैक ऑपेरॉन के बारे में पूरा बताया था कि कैसे एक सिस्टम ऑफ जीन जो है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को
करवाता है, किस तरह से वो पूरा जो सेट ऑफ जीन है वो किस तरह से काम करता है, वो पूरा हमने लैक ऑपरेंट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार देख लेना। नाउ हर गोबिंद खुराना, बेटा इन्होंने जेनेटिक कोड दिया था, ये तो पता है कि इंडियन साइंटिस्ट है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला था। प्लीज एक बार जो भी साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज हैं आप उनको एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का 3। अब यहाँ पे ए के 3 दो है, तो बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। चलिए फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और ज्यादा इधर उधर चीजें पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। प्लीज एनसीईआरटी को ही अपना सब कुछ मान के रिवाइज करें। वैसे भी ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो मेरा तो देखिए यही एडवाइस रहेगा कि केवल एनसीईआरटी को ही रीड करें और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करें। बायोलॉजी का देखिए 50% जो है वो आता है, इस बार तो सेक्शन बी भी नहीं है, तो 50% जो नीट का जो एग्जाम है वो बायोलॉजी पे होता है, और बायोलॉजी मैं आपको दिखा ही रही हूँ कितनी इजी है, तो आप बहुत ही इजीली नीट में 50% तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो उनको भी आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं, और फिजिक्स भी इजी ही आती है नीट एग्जाम में, इतनी टफ नहीं आती है। तो अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अभी ये लास्ट मोमेंट है, तो इधर उधर की चीजें मत पढ़े, ये बुक पढ़ना वो बुक पढ़ना मत पढ़िए। हाँ, क्वेश्चंस के लिए अलग अलग बुक्स रेफर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस में आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी नॉलेज ब्रशअप होगी, और आपका ये जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। Okay, so please solve questions as much as possible. I try to release more videos on PYQ session. Till then, study well and take care of yourself. Bye bye.